नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 को, जिसमें 499 में बताया गया है कि डेफिनेशन के बारे में और जो 500 है 500 में पनिशमेंट की बात की गई है। ठीक है। और जो हम सीआरपीसी का भी एक सेक्शन डिस्कस करेंगे जो कि 199 से के बारे में बात करता है। 199 में प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करता है कि जो प्रोसीजर है, ठीक है, इसका प्रोसीजर कैसा होगा, मतलब कि कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है डेफेमेशन की, ठीक है, कौन नहीं कर सकता और कब कॉग्निजेंस लेगी कोर्ट, इसमें ये सब कुछ जानेंगे 199 जो सीआरपीसी का सेक्शन है। ठीक है। और जो डेफेमेशन है, डेफेमेशन आपको पता ही है, इसको हिंदी में बोलते हैं मानहानि। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर किसी की रेपुटेशन की, किसी की मतलब कि जो इज्जत है, ठीक है, उसकी बेइज्जती करने के पर उतारू हो जाता है, उसकी जो मान सम्मान है उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, ठीक है, किसी के सामने उसकी बेइज्जती करने की किस्म से, ठीक है, उसकी रेपुटेशन को हार्म करना, तो ये डेफेमेशन कहलाता है। ठीक है। आपने काफ़ी बार देखा होगा, काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो किसी और के बारे में कुछ ना कुछ बोलकर किसी और के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं, उसकी रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जो रेपुटेशन हार्म कर रहा है उसके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं हम, ये हमारा अधिकार है। ठीक है। जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 में जो इसमें बताया गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि हमें बोलने का अधिकार है। ठीक है। लेकिन इसके लिए जो आर्टिकल 19 क्लोज 2 है उसमें रेस्ट्रिक्शन बताई गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, कि आप किसी की जो रेपुटेशन है उसको हार्म नहीं कर सकते। वहाँ पर डेफेमेशन के बारे में बात की गई है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है। ठीक है। वहाँ पर राइट भी बताया गया है और रेस्ट्रिक्शन भी बताई गई है। रेस्ट्रिक्शन में डेफेमेशन आता है। ठीक है। डेफेमेशन जो हमारे सीआरपीसी में और आईपीसी में बताया गया है। तो अब हम जानेंगे आईपीसी का जो सेक्शन 499 है ये क्या बात करता है, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं हम। 499 सेक्शन डेफेमेशन, whoever by words either spoken or intended by to be read or by sense or by visible representation, मतलब कि यहाँ पर अगर कोई पर्सन बोलकर, लिखकर, ठीक है, उसको विजिबल, उसको दिखाकर कोई चीज़, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है कोई चीज़, ये एक किस्म से वो ये इन तरीके से भी कर सकता है, बोलकर, लिखकर, ठीक है, या फिर किसी साइन को दिखाकर, किसी चीज़ को दिखाकर, ठीक है, बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, मेक्स और पब्लिशेस एनी इम्पुटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म, तो वहाँ पर वो पब्लिश करता है, इम्प्यूट करता है, ठीक है, जो किसके कंसर्न में, ताकि वो मतलब कि पीपल के सामने क्या कर सके, लोगों के सामने क्या कर सके, उसको हार्म कर सके, उसकी रेपुटेशन को। ठीक है। और यहाँ पर उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है। इंटेंशन के बेस पर वो क्या कर सकता है, वो किसी की रेपुटेशन को हार्म कर सकता है, वहाँ पर उसकी इंटेंशन होनी चाहिए वहाँ पर। लेकिन और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच इम्पुटेशन विल हार्म, उसको ये पता होना चाहिए कि इसका ऐसा करने से यह हार्म हो जाएगा, मतलब कि किसी दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को हार्म पहुंच रहा है, उसको ये पता भी होना चाहिए। रीजन टू बिलीव द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन, किसके बारे में, जो रेपुटेशन है उस पर्सन की, इज सेट एक्सपर्ट इन केस हेयर इन आफ्टर एक्सपेक्टेड टू डिफेम दैट पर्सन, तो वहाँ पर वो पर्सन क्या कर रहा है, वो डिफेम कर रहा है, डेफेमेशन कर रहा है, वहाँ पर मानहानि कर रहा है। ठीक है। तो इसमें यही बताया है कि हम किसी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए हमारे पास एक इंटेंशन होनी चाहिए और उसको ये पता होना चाहिए कि इसका ऐसा करने से इसकी रेपुटेशन उसकी रेपुटेशन हार्म हो सकती है। ठीक है। तो इसमें हम बाय साइंस, ठीक है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है, बोलकर, लिखकर, तो दो तरीके से यहाँ पर ये कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन में आपको बता दो, पहले एक्सप्लेनेशन क्या करी है, इट में अमाउंट्स टू डेफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज्ड पर्सन इफ द इम्पुटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इफ लिविंग एंड इज इंटेंडेड टू हार्म हर्टफुल टू द फीलिंग्स ऑफ हिज फैमिली और अदर नियर रिलेटिव्स। देखिए, ये पहला एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई पर्सन मर भी चुका है, ठीक है, अगर उसका जिंदा रहते भी, अगर वो जिंदा भी होता, ठीक है, और वो मर चुका है, अगर उसकी रेपुटेशन को हार्म किया जा रहा है किसी पर्सन के थ्रू, ठीक है, उसकी रेपुटेशन को हार्म किया जा रहा है किसी पर्सन के थ्रू और वो मर चुका है, लेकिन उसकी जो फैमिली है, उसके जो रिलेटिव्स है, नियर रिलेटिव्स हैं, उनकी वहाँ पर रेपुटेशन को हार्म पहुँच रहा है, ठीक है, तो भी यहाँ पर डेफेमेशन की जा सकती है, मतलब कि उसके ऊपर डेफेमेशन का केस किया जा सकता है। वो कौन करेगा, जो
एग्रीड पर्सन होगा। ठीक है, ये हम 199 सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा। 190 सेक्शन में बताया गया कि कौन कंप्लेंट करेगा डेफामेशन की। और जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है, इट में अमाउंट्स टू डिफेमेशन टू मेक एन इम्पुटेशन कंसर्निंग कंपनी और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ सच ऑफ पर्सन एज सच। यहाँ पर जो है डेफेमेशन इम्प्यूट की जा रही है किसी कलेक्शन ऑफ पर्सन, जो समूह है लोगों का, जो लोगों का समूह है उसके ऊपर यह किया जा रहा है। ठीक है, और कंपनी है, जो कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी होती है जो, ठीक है, तो उनकी रेपुटेशन को हार्म किया जा रहा है। कलेक्टिव ऑफ पर्सन और कंपनी, इन दो एक्सप्लेनेशन 2 में इन दो जनों की बात की गई है। कलेक्टिव ऑफ पर्सन जहाँ पर समूह होते हैं लोगों के, कंपनी जहाँ पर वर्कर काम करते हैं एक किस्म से। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। कोई पर्सन है, पर्सन क्या करता है, वो न्यूज़पेपर में निकलवा देता है कि ये कंपनी फ्रॉड, इस कंपनी ने पिछले साल फ्रॉड किया था, 200 करोड़ का फ्रॉड किया था। ठीक है, तो ये झूठी अफवाह फैला दी है ना, तो ये रेपुटेशन को हार्म कर रही है। ठीक है, कंपनी की, तो यहाँ पर भी डेफामेशन का केस किया जा सकता है कंपनी के थ्रू। और एक कलेक्टिव ऑफ पर्सन की बात की गई यहाँ पर, जो लोगों का समूह होता है। जैसे अभी मोदी सरनेम केस आया था। ठीक है, अभी रिसेंटली का केस, रिसेंट केस है ये, 2023 का ही केस है। यहाँ पर अभी जो राहुल गांधी जी थे, उन्होंने जो मोदी वर्ड है, मोदी वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, और मोदी के बारे में उन्होंने काफ़ी गलत बात कही थी। ठीक है, जिसमें उनको क्या मिली थी, सज़ा मिली थी कोर्ट के थ्रू। जो ट्रायल कोर्ट थी उसने उसको 2 साल की सज़ा दी थी, मतलब कि 2 साल की पनिशमेंट वहाँ पर दी थी। तो वहाँ पर उसके बाद वो कहाँ पर चले गए, अपील में। ठीक है, तो ये वहाँ पर उन्होंने एक मोदी जो वर्ड यूज़ किया था वो सरनेम है, मतलब कि लोगों के एक समूह है एक किस्म से यहाँ पे। तो उन पीपल कलेक्शन ऑफ पीपल के बारे में उन्होंने यहाँ पर डेफामेशन किया। तो जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये कलेक्शन ऑफ पर्सन की बात करता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया मोदी सरनेम केस का। और जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है, एन इम्पुटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड एरोनिकली में अमाउंट टू डिफामेशन। जो यहाँ पर ये जो इम्पुटेशन की जा रही है, ठीक है, जो एक्सप्रेस किया जा रहा है एरोनिकली में अमाउंट टू डेफामेशन, तो वहाँ पर वो डेफामेशन माना जाएगा। यहाँ पर एरोनिकली बात की गई है। ठीक है, मतलब कि उसको बोलकर भी उसको, मतलब कि इनडायरेक्ट वे में उसकी रेपुटेशन को हार्म किया जा रहा है। मान लीजिए अगर कोई पर्सन, जैसे मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पर 2 पर्सन और बैठे हैं, तो एक पर्सन ने मुझे कहा कि मेरा पेन चोरी हो गया है। ठीक है, मेरा पेन चोरी हो गया, तो एक किस्म से वो उसको ही टारगेट बना रहा है ना, उसकी रेपुटेशन हार्म कर रहा है वो, कि मतलब कि इसने चोरी किया है। ठीक है, तो ये थर्ड एक्सप्लेनेशन यही बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 4th क्लॉज पे। नो imputation is said to harm a person's reputation unless that's imputation directly or indirectly in the estimation of others, lowers the moral or intellectual character of that person or lowers the character of that person in respect of his case or his calling, or lower the credit of that person or causes to be believed that the body of that person is in loathsome state or in the state generally considered as disgraceful। मतलब कि यहाँ पर किसी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म किया जा रहा है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, जो उसको एक अपशब्द बोलकर उसकी रेपुटेशन है उसको लो किया जा रहा है। ठीक है, ये 4th एक्सप्लेनेशन यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसको चाहे इनडायरेक्ट वे में बोले या डायरेक्ट वे में बोले, मतलब कि उसके रेपुटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्म किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया, इतना बड़ा पैरा है इसका, लेकिन इसको मैं थोड़ा इजी वे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ मान सम्मान की बात हो रही है। ठीक है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है वहाँ पर। 4th एक्सप्लेनेशन यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हालांकि आपको डेफामेशन समझ में आ गया होगा, और इसमें कुछ एग्जेप्शंस हैं, जो कि 10 एग्जेप्शन इसमें बताई गई है। ठीक है, और मैं आपको थोड़े कम समय में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा एग्जेप्शंस को। ठीक है, देखिए यहाँ पर पब्लिक जो पहला एग्जेप्शन है, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश्ड। देखिए, जो एक न्यूज़पेपर कंपनी होती है, ठीक है, जब भी वो न्यूज़पेपर में छापती है, ठीक है, किसी के बारे में सच है, ठीक है, जो सच्चाई है वो छाप रही है, तो कोई डेफामेशन नहीं है। ठीक है, पहला एग्जेप्शन ये बता रहा है। ठीक है,
वो जो दूसरा एग्जेप्शन है पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक मतलब कि जहाँ पर पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, पब्लिक के लिए जो काम कर रही है पब्लिक सर्वेंट जैसे कि पुलिस ऑफिसर हो गया, ठीक है, मजिस्ट्रेट भी होता है, पब्लिक सर्वेंट जो पब्लिकली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो पब्लिक कंडक्ट मतलब कि पब्लिकली काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर उनसे कुछ भी बात निकल जाती है लेकिन वो गुड फेथ में होनी चाहिए, तो वहाँ पर वो क्या नहीं होना चाहिए, वहाँ पर वो गुड फेथ होना चाहिए, तो वहाँ पर वो कोई डेफामेशन नहीं है, ठीक है। सेकंड ये हो गया हमारा। और जो थर्ड एक्सेप्शन है कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चंस, मतलब कि किसी पब्लिक क्वेश्चन, जो पब्लिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एक किस्म से ओपिनियन ली जा रही है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये कोई डेफामेशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई ओपिनियन ना कोई क्वेश्चन किया जा रहा है लेकिन वो गुड फेथ में होना चाहिए, थर्ड एक्सेप्शन ये बता रही है। और जो फोर्थ है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट्स, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, ठीक है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है तो वहाँ पर जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, अगर उनको पब्लिश किया जाता है तो वो भी कोई डेफामेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोर्ट ने रोक दिया, प्रोहिबिट कर दिया कि इसको पब्लिक नहीं करना है, ठीक है, इसको पब्लिकली नहीं लाना है, इस डॉक्यूमेंट को, इस न्यूज़ को पब्लिक में नहीं लाना है, तो वहाँ पर उसको कॉन्फिडेंशियली रखा जाएगा, वो नहीं ला सकते, ठीक है। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग को हम ला सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर कोर्ट ने रोक दिया होता है, प्रोहिबिट कर दिया होता है कि यहाँ पर इसको पब्लिकेशन में नहीं लाना है। तो ये हमारा फोर्थ हो गया। अब और जो फिफ्थ है मेरिट्स ऑफ द केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेसेस एंड अदर कंसर्न, जो विटनेसेस होते हैं, ठीक है, कोर्ट में जो विटनेसेस होते हैं, जो मेरिट रिलेटेड जो केस होते हैं, तो वहाँ पर जो विटनेसेस होते हैं, ठीक है, जो भी वो बात बोल रहे हैं, अगर उनसे कोई डिफेमेशन भी हो जाती है लेकिन वो वहाँ पर एक किस्म से फॉर द कोर्ट मतलब कि जो प्रोसीडिंग है उसी के लिए कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई वहाँ पर वो जानबूझकर डिफेमेशन कर रहे हैं, तो ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है, ये भी फिफ्थ एक्सेप्शन ये बता रही है। और जो सिक्स्थ एक्सेप्शन है मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, जो पब्लिक परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, लेकिन मेरिट में होनी चाहिए वो, ठीक है, जो भी उनको परफॉर्मेंस होती है पब्लिक में, जैसे कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, पब्लिकली प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पर अगर उनसे कोई भी डेफामेशन हो जाती है लेकिन वो डेफामेशन नहीं मानी जाएगी, वो एक्सेप्शन है, ठीक है, कि वो पब्लिक परफॉर्मेंस में है, ठीक है। और जो सेवंथ इसमें एक्सेप्शन है सेंसर पास इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अदर्स, मतलब कि जो सेंसर पास किए जाते हैं वो गुड फेथ में हुआ होना चाहिए, जो कि लॉफुल अथॉरिटी होती है, ठीक है, ओवर अदर। ये देखिए जो सेवंथ एक्सेप्शन है, मान लीजिए अगर मेरी मम्मी है, ठीक है, मेरी मम्मी किसी और के सामने मेरी बुराई कर रही है, ठीक है, तो किसी और के सामने बुराई कर रही है ना मेरी मम्मी, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी डेफामेशन कर रही है, ठीक है। अगर मेरी मम्मी ये बोल रही किसी और को कि ये नालायक है, ये कुछ नहीं काम करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा डेफामेशन कर रही है। तो ये जो सेवंथ एक्सेप्शन है ये भी यही बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जो एट्थ है एक्यूजेशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथोराइज्ड पर्सन, मतलब कि जो यहाँ पर एक्यूजेशन में लाया जाता है लेकिन वो गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक है, ऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इट इज नॉट डेफामेशन टू प्रॉफिट इन गुड फेथ इन केस अगेंस्ट एनी पर्सन, अगर किसी के खिलाफ कोई मतलब कि ये बोला जाता है कि इस पर्सन ने क्या करा है, इस पर्सन ने ये मर्डर किया, ठीक है, उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो ये गुड फेथ में तो हो रहा है काम, ठीक है, एक्यूजेशन लगाना, तो ये कोई डेफामेशन नहीं है, ठीक है। और जो नाइन्थ एक्सेप्शन है इम्पोर्टेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज अदर्स इंटरेस्ट, मतलब कि जो इम्पोर्टेशन किया जा रहा है लेकिन वो गुड फेथ में क्या होना चाहिए, जो डेफामेशन का इम्पोर्टेशन किया जा रहा है वो गुड फेथ में क्या होना चाहिए वहाँ पर, बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज अदर्स इंटरेस्ट, मतलब कि किसी अदर पर्सन के इंटरेस्ट को, उसकी प्रोटेक्शन को लाने, प्रोटेक्शन करने के लिए किया जा रहा है ना वहाँ पर, तो ये टेंथ भी एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है। जो नाइन्थ मैंने अभी एक्सेप्शन आपको बताया। और जो टेंथ है कॉजन इंटेंडेड गुड ऑफ पर्सन टू होम कन्वेड फॉर हिज पब्लिक गुड, मतलब कि जो उसकी इंटेंशन है वो गुड फेथ में है, ठीक है, और वो कन्वे करता है पब्लिकली कोई भी अपनी बात को रखने के लिए, तो ये टेंथ एक्सेप्शन है, ठीक है। ये कोई जो मैंने टेंथ जो भी जितने भी मैंने अभी आपको एक्सेप्शन बताइए, जो 10 के 10 ये एक्सेप्शन, ये डेफामेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और इसमें जो सेक्शन 500 है, सेक्शन 500 में पनिशमेंट बताई गई है, सेक्शन 500 में बताई गई 2 साल तक की पनिशमेंट है। एक बार इसको पढ़ लेता हूँ मैं आपके सामने, जो बेरेक्ट लैंग्वेज है। Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both,
यहाँ पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है जिसमें 2 साल की सजा मिलेगी, या फिर उसके ऊपर फाइन इम्पोज भी किया जा सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यह जो ये राहुल गांधी वाला केस था, इसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। ठीक है, मतलब अभी वो अपील में है, अभी नहीं हुई है, अभी वो अपील में गए हैं। ठीक है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो ये 500 है सेक्शन जिसमें पनिशमेंट की बात की गई है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डिफेमेशन की प्रोसिक्यूशन कैसे, मतलब कि क्या प्रोसीजर है इसका। ठीक है, इस प्रोसीजर को हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वहां पर हम जानेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 199, सेक्शन 199 है जो, उसको हम जानेंगे, जिसमें बताया गया है कि जो डेफेमेशन है, ठीक है, वो वहां पर क्या प्रोसीजर रहेगा इसका, कौन कंप्लेंट करेगा, कौन नहीं करेगा, और उसके ब्याह पर कोई कर सकता है, हम ये जानेंगे हम इसमें। ये जो सेक्शन 199 है, इसका जो फर्स्ट क्लॉज यही बताने की कोशिश कर रहा है, जो कोर्ट है, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी, लेकिन कब लेगी, जब कोई कंप्लेंट कर रहा है, लेकिन वो एग्रीव्ड पर्सन होना चाहिए। एग्रीव्ड पर्सन किसकी बात की गई यहाँ पर? एग्रीव्ड पर्सन वो होता है जिसकी डेफेमेशन की गई है। ठीक है, जिसकी रेपुटेशन को हार्म हुआ है, जिसको इंजरी हुई है किस्म से, उसको हम एग्रीव्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्लोज में वही कंप्लेंट कर सकता है जिसकी हार्म हुई है, जिसकी रेपुटेशन हार्म हुई है, वो डेफेमेशन के अंदर यहाँ पर कंप्लेंट करेगा। जो इसमें प्रोवाइजो बताया गया है, प्रोवाइजो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं पर जो 18 साल से कम उम्र का है, जो इनसेन पर्सन है, ठीक है, और जो इसमें एक और बात की गई, जो इन्फर्म पर्सन है, जो अनेबल है कंप्लेंट करने के लिए, तो उनके ब्याह पर कौन करेगा? उनके ब्याह पर उनके जो गार्जियन है, ठीक है, जो गार्जियन है वो उनके ब्याह पर कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोर्ट ने जो इनको अपॉइंट किया था, ठीक है, गार्जियन के तौर पर, वो उनके ब्याह पर कंप्लेंट कर सकते हैं। जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो पर्दे में रहती हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं आती पब्लिकली, ठीक है, वो बाहर आ जा नहीं सकती, तो उनके ब्याह पर भी जो उनके गार्जियन होंगे, ठीक है, तो वो कर सकते हैं वहां पर कंप्लेंट। देखिए जो सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज में ये बताया गया, जो प्रेसिडेंट होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, या हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब कि जो यहाँ पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो एडमिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, तो इनकी अगर रेपुटेशन को हार्म किया जा रहा है किसी पर्सन के थ्रू, तो इनके बिहाफ पर कौन कंप्लेंट करेगा? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इनके बिहाफ पर कंप्लेंट करता है। ठीक है, पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो पहले परमिशन लेता है, जिसकी डेफेमेशन हुई है, जिस भी मिनिस्टर की डेफेमेशन हुई है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, तो उनसे पहले परमिशन लेगा, तब जाकर वो कंप्लेंट फाइल करता है। और जो थर्ड क्लोज है, थर्ड क्लोज में ये बताया गया, जब भी कंप्लेंट की जाती है तो कंप्लेंट में वो सभी फैक्ट्स लिखे जाएंगे। ठीक है, सभी फैक्ट्स लिखे जाएंगे, ताकि जो जिस पर्सन ने डेफेमेशन किया है उसको नोटिस में ये मेंशन किया जाए कि आपने ये मेरे को बोला था। वो सभी फैक्ट्स लिखकर तब जाके कंप्लेंट की जाएगी, क्योंकि उसको नोटिस भी जाएगा ना पर्सन को कि आपने ऐसा ये क्राइम किया। ठीक है, तो ये थर्ड क्लोज बताता है। फोर्थ क्लोज में यही बताया गया कि जो गवर्नमेंट से परमिशन ली जाएगी, ठीक है, जिस भी मिनिस्टर की डेफेमेशन हुई है, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको सेकंड क्लोज में बताया था, जो उसके बिहाफ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है? कंप्लेंट फाइल करता है, लेकिन कंप्लेंट फाइल करने से पहले उसको परमिशन लेनी होगी। यहाँ पर देखिए स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी पब्लिक सर्वेंट है, वहाँ पर इन कनेक्शन ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट, इन कनेक्शन ऑफ अफेयर ऑफ द स्टेट और मिनिस्टर ऑफ दैट गवर्नमेंट, तो उनसे पहले परमिशन लेनी होगी। ठीक है, और जो इसमें फिफ्थ क्लोज है, फिफ्थ क्लोज क्या बात कर रहा है? क्लोज यही बात कर रहा है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं लेगी आफ्टर द 6 मंथ। जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसके बाद इसमें 6 महीने का टाइम पीरियड होता है कंप्लेंट करने का। ठीक है, जब भी कोई ऑफेंस, जो भी डेफेमेशन का जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है तो 6 महीने तक के अंदर, 6 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल करनी होगी। ठीक है, 6 महीने के बाद कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ये जो कंप्लेंट की जाती है, जो 6th क्लॉज है, 6th क्लॉज यही बताने की कोशिश करता है, जो भी जुडिक्शन होगी मजिस्ट्रेट की, ठीक है, वहीं पर ये कंप्लेंट की जाएगी। ठीक है, मजिस्ट्रेट की जो भी जुडिक्शन होती है वहीं पर ये कंप्लेंट की जाती है। तो ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है डेफेमेशन का, और जो इसकी पनिशमेंट है 500 में वो मैं आपको बता चुका हूँ। 499 में जो भी एग्जेप्शन थी, जो भी एक्सप्लेनेशन थी, वो 499 में आपको बता चुका हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।